नमस्कार साथियों, मैं बलजीत शर्मा जीएन मीडिया करता हूं। साथियों, आज हम बैठे हैं गांव कुरावटा में, विधानसभा महेंद्रगढ़। और जिस जगह बैठे हम आज, वहां पे जो त्रिस्तरीय इकाई अपनी ग्राम पंचायत देश में, इस त्रिस्तरीय इकाई के चुनाव हो रहे हैं यहाँ पे। और पहले चरण में हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिला भी आता है। इस फेज में जो सरपंचों के चुनाव है 2 नवंबर को वोटिंग होने जा रही है। अब मेन ये है कि इस समय आके वो वंशवाद, परिवारवाद, इस तरह के मुद्दे अभी रहते हैं चुनाव में, या फिर कोई विकास कार्यों से संबंधित भी बातें होती है। ये चीजें केवल बड़े विधायकों पे या एमपी पे लागू नहीं होती। ये जब तक नीचे वाली सरकार, जो अपनी छोटी सरकार बोली जाती है त्रिस्तरीय इकाई में, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की सरकार है, ये जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक आप ऊपर तक ग्रोथ नहीं कर सकता देश। इसके लिए उस गांव का जो सरपंच है, जो मुखिया है, वो एक मजबूत कैंडिडेट होना चाहिए। उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम गांव कुरावटा में पहुंचे। यहाँ पे हम सभी उम्मीदवारों का इंटरव्यू करेंगे और जानेंगे कि मैदान में जो उम्मीदवार है यहाँ पे, उनकी क्या कुछ राय है गांव के विकास कार्यों से संबंधित। उनको गांव के पटल पे लेके आएंगे। गांव वाले इंटरव्यू देख के ये पता लगा सकते हैं कि किस कैंडिडेट में कितना दमखम है जो हमारे गांव में विकास करवा सकता है। देखिए, गांव में विकास से संबंधित बातें होती है तो ग्रांट आएंगी तो ही विकास होगा, ऐसी बात नहीं होती। ग्रांट लाने वाला भी होना चाहिए सरपंच। वो जितना एक्टिव होगा उस गांव में ग्रांट भी उतनी है ज्यादा आएंगी। और पर्सनली रूप से भी वो खर्च करके गांव का विकास करवा सकता है। लेकिन ये दोनों चीजें किस सरपंच में हो कि वो पर्सनल रूप से भी खर्च करे और बाहर से सरकार से ग्रांट भी ला सके, ऐसा दमखम किस सरपंच में है। तो आज हम पहुंचे हैं गांव कुरावटा में। यहाँ पे जो भी उम्मीदवार ग्राउंड में है उन सभी से बातें करेंगे और गांव कुरावटा के निवासियों। तो आज हम जिस कैंडिडेट के पास बैठे हैं, यहाँ पे महिला सीट है, बातचीत करेंगे। उसके बाद हम अगले कैंडिडेट के पास पहुंचेंगे कि उन्होंने किस तरह से गांव का विकास करवाना है। देखिए, अभी भी यदि हम बात मान के चलें तो महिलाओं को आगे आने में थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे पिछली बार शैक्षिक योग्यता की कंडीशन लागू हुई थी हरियाणा में। अब की बार महिलाओं को 50% रिजर्व दिया गया है। ये एक अच्छी बात है। अब धीरे धीरे जो उनके हस्बैंड है, ससुर जी है, महिलाओं को आगे लेके आ रहे। धीरे धीरे इसी तरह महिलाएं अपने बलबुत्ते के ऊपर भी सरकार बनाने लगेंगे, अपने बलबुत्ते अकेले भी चलाने शुरू हो जाएंगी। शुरुआत में इनको सपोर्ट की जरूरत है। तो अंजू के हस्बैंड भी बैठे हुए हैं, राहुल यादव जी, इनसे बात करेंगे कि तो यहाँ पे गांव वालों से पूछा तो उन्होंने अपने मुद्दे बताए। वो भी हम इन सभी कैंडिडेट्स के सामने रखेंगे कि ये मुद्दे हैं, इनको आप कैसे सुलझा पाओगे। राहुल जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मेरा सभी से हाथ जोड़कर नमस्कार। रही बात ग्रामवासियों के मुद्दे की, अगर मुझे ग्राम पंचायत मौका देती है, सबसे पहला मेरा मुद्दा है खेल स्टेडियम का। जी जी। हमारे गांव में स्टेडियम की बहुत ज्यादा कमी है। पीछे थोड़ा बहुत करके भाईचारे ने मिलकर एक स्टेडियम बनाया है, उसको सुचारू रूप से तरीके से उसको चलाना है। जिसके देखिए, आपके जो सुझाव वो हम मानेंगे, लेकिन जो गांव वालों के जो मुद्दे हैं उन प्रश्नों की भी बहुत सारा आपके ऊपर होने वाली है। बातें वही बताइए जो आपके बस में हो, जो आप कर सकते हैं। पर्सनली रूप से आप क्या कर सकते हैं गाँव के लिए? पर्सनली रूप से सबसे पहले तो मेरा यही है कि यहाँ से महेंद्रगढ़ 4 किलोमीटर पड़ता है। जी जी। बस की सर्विस है नहीं यहाँ से। तो सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत परेशान होते हैं। सबसे पहले पर्सनल रूप से मैं पर्सनल खर्चे पे कॉलेज टाइम में या तो कोई टेम्पो सर्विस या कोई छोटी बस सर्विस शुरुआत करवाऊंगा, जो सुबह बच्चों को छोड़ के आए
और शाम को कॉलेज टाइम में वापस लेके आए, बस स्टैंड से कॉलेज तक। इसके अलावा मेरा पर्सनल सर बस स्टैंड महेंद्रगढ़ का या गांव का? गांव का बस स्टैंड, गांव के बस स्टैंड से महेंद्रगढ़ बस स्टैंड भी और महेंद्रगढ़ कॉलेज भी, क्योंकि कॉलेज में ज्यादा बच्चे जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे कोचिंग सेंटर पर भी जाते हैं जो बस स्टैंड से उनको अवेलेबल हो जाते हैं साधन, तो वहां तक दोनों जगह मेरे को पर्सनल साधन भेजना चाहता हूँ मैं। ये एक बहुत ही अच्छा मुद्दा है। गांव की जो बेटियां हैं काफी परेशानी में रहती हैं कि गांव से टाइम पे उनको साधन नहीं मिल पाता, कॉलेज में टाइम पे नहीं पहुंच पाती, कोचिंग सेंटर में टाइम पे नहीं पहुंच पाती, या कोई मंदिर की वहां पे एक जोड़ है, वहां पे कह रहे कि गंदा नाला भी वहीं पर है, वहीं पर साफ पानी भी आता है। तो इस तरह का मुद्दा कैसे सुलझाएंगे आप? इस तरह का मुद्दा हम, अगर हमें पंचायत मौका देती है, गांव मौका देता है, तो हम इस जोड़ को अलग अलग करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे इनको गंदा पानी की जो निकासी है उसको हम अलग से निकलवाएंगे, और जो जोड़ है पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए है, उसको अलग से बनवाएंगे। इन दोनों को अलग अलग करवाएंगे। दोनों फिलहाल एक में ही है, गंदा पानी भी वही जाता है, पशु पक्षी भी उसी में खाते पीते हैं। अच्छी बात है। तो जो 10-12 प्रमुख खेल हैं वो सभी उसी ग्राउंड में हम अवेलेबल करवाएं उनको। ग्राउंड में अच्छे से घास लगवाएं, पेड़ पौधे लगवाएं, सुचारू रूप से अच्छा ग्राउंड तैयार करने की इच्छा है हमारी। यहाँ पे कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि पूरे स्कूल में केवल 2-4 टीचर ही रहते हैं, या फिर अन्य जो विकास कार्य है उनसे आपको टीम नेटवर्क से कार्य करवाएंगे, या फिर केवल ऐसे हमने यहाँ पे सोफे पे बैठ के फेंक दी और बाद में सरपंच चूज भी कर लिया लेकिन सरपंच मिलता ही नहीं यहाँ पे, ऐसा क्या आपका क्या विचार है? स्कूल तो भाई साहब गांव गांव का नहीं, पूरे हरियाणा के क्या सरकारी स्कूलों का सभी का यही हाल है। कोशिश करेंगे हमने सोचा है कि कुछ 10-12 लोगों की कमेटी बनाई जाए, जिसमें 2 से 3 टीचर हो, 2 से 3 जवान हो, 2-3 बिजनेसमैन हो, मतलब कि पढ़े लिखे लोग हों, और उनसे बैठ के उनसे आचार विचार करके स्कूल की तरफ तो बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। वहां पर भी 15-15 दिन तक पानी नहीं आता है, इसमें आपका क्या विचार है? सर सरकारी डिग बनी हुई है लेकिन वो सुचारू रूप से अभी चली नहीं है। ना तो पूरे गांव में पाइपलाइन बिछी है, पानी आ जाता है, 15 दिन नहर आती है, 15 दिन नहीं आती। पानी स्टॉक करने का इतना बड़ा उन्होंने कुछ बनाया नहीं है अभी। हम चाहते हैं कि उसको थोड़ा और बड़ा बनाएं ताकि 15-20 दिन या महीने भर नहर नहीं आए, पानी ना भी आने पाए, तो वहां पे स्टॉक रहे। बाकी पाइपलाइन बिछी नहीं है अभी सुचारू रूप से गाँव में। यही इच्छा है कि अच्छे से पूरे गांव में पाइपलाइन बिछाएं और थोड़ा उसको जो डिग्गी बनी है उसको थोड़ा और बड़ा करवाएं। अंजू जी, आपके हस्बैंड ने तो काफी कुछ कहा, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो भी उन्होंने बोला मैं उससे सहमत हूँ, और मेरा सभी से यही निवेदन है कि सभी मुझे वोट करें, सपोर्ट करें। हस्बैंड को साथ लेके चल रही हैं, दोनों मिलजुल कर विकास कार्यों में भाग लेंगे गांव के। अब गांव वालों को देखना है कि इनकी बातों में कितना दम है। राहुल जी के साथ बने हुए हम इस इंटरव्यू की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, सर कुछ प्रश्नों की बौछार और होने वाली है आपके ऊपर कि गांव के कुछ मुद्दे हैं उनको आप किस तरह से सुलझा सकते हैं। अन्य कैंडिडेटों से भी बात कर रहे हैं हम लगातार कि वो उस मुद्दे को कैसे सुलझा सकते हैं और गांव की ये मुद्दे राहुल जी कैसे सुलझा सकते हैं। एक मुद्दा, विशेष मुद्दा है बीपीएल परिवार वालों के लिए। यहाँ पे प्लॉट आवंटित हो चुके हैं लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चालू नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए उनके पास रास्ता नहीं है। सर ये मुद्दा है गांव में, कैसे सुलझाएंगे आप? क्या वास्तव में ये मुद्दा है? बिल्कुल मुद्दा है ये। बीपीएल परिवारों को प्लॉट अलॉट हो चुके हैं लेकिन उनके पास रास्ता नहीं है जाने के लिए। अगर हमें ग्राम पंचायत मौका देती है तो हम कैसे भी करके अपने पर्सनल बेस पे हो या फिर ग्रांट लेके आए, गांव में जिसके जो रास्ता दे सकता है उससे रिक्वेस्ट करेंगे, उसके लिए हम रास्ते का कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर निकालेंगे। तो बीपीएल परिवार वालों के लिए अपना विजन पेश किया इन्होंने। एक मुद्दा सर शमशान घाट का, यहाँ पे शमशान घाट की 4 दीवारी नहीं है कोई होती व्यक्ति को, उस मुद्दे के ऊपर आप एक अपना छोटा सा व्यूज रखिए। शमशान घाट की 4 दीवारी नहीं, जो मेरे हरिजन भाइयों का शमशान घाट है उसमें जाने के लिए तो रास्ता भी नहीं है। 4 दीवारी तो बाद की बात है, पहले रास्ता ही नहीं है वहाँ पे जाने के लिए। सबसे पहले तो हम शमशान घाट के लिए रास्ते की खोज करेंगे
किसी ना किसी तरीके से कौन सी साइड से उसके लिए रास्ता निकाल सकते हैं। सबसे पहले उसके लिए रास्ता निकालेंगे, फिर वहाँ पे चार दीवारी करेंगे। पानी की निकासी का, गांव की जो पानी की निकासी है, प्रत्येक उम्मीदवार ने अपना अपना विजन उसके ऊपर रखा है, अपने अपने व्यूज रखे कि इस तरह से पानी की निकासी होनी चाहिए गांव की, क्योंकि पानी का पीने का प्रबंध, पानी की निकासी व्यवस्था, ये विशेष मुद्दे होते हैं। तो पानी की निकासी के ऊपर आपका क्या व्यूज है सर? पानी की निकासी मेरे गांव का सबसे बड़ा मुद्दा है। पिछले 10-15 साल से हम देखते आ रहे हैं, 5 साल तो पानी गांव के उस साइड में भरा रहता है, 5 साल पानी गांव की साइड में जमा रहता है। मतलब जो भी सरपंच है वो विशेष काम नहीं करवा पाए, पानी की निकासी के लिए कोई विशेष काम नहीं हुआ है। अगर हमें मौका मिलता है तो हम कोई ना कोई ड्रोन वगैरह से हम देखते हैं गांव में पानी की निकासी का कौन सा साइड सही रहेगा। जिस साइड सही रहेगा पानी को उसी साइड से निकासी निकालेंगे। ये नहीं है कि पूरे गांव का पानी एक साइड निकाल देंगे। पूरे गांव का पानी अगर हमें चारों साइड निकालना पड़ा तो हम चारों साइड में कोई ना कोई उपाय ज़रूर निकालेंगे। रही बात नालियों की, नालियों के लिए हम आपने देखा होगा जैसे शहरों में सीवरेज सिस्टम होता है, मैं चाहता हूँ कि गाँव में भी कुछ ऐसा सिस्टम हो, सीवरेज सिस्टम हो। बंद नालियाँ रहेंगी, ना तो आपस में एक दूसरे का लड़ाई झगड़ा होगा, मेरी नाली में तूने कचरा डाल दिया, तेरी में मैंने डाल दिया। बंद नालियाँ रहेंगी, सीवरेज सिस्टम लाने की कोशिश करेंगे। ये विजन एक अन्य कैंडिडेट का भी था, सीवरेज सिस्टम, एक छोटा सीवरेज सिस्टम पानी की निकासी के लिए लाया जाए, ये एक विशेष मुद्दा था। इसके अलावा साफ सफाई, जो गलियाँ टूटी हुई है उनके ऊपर भी इन्होंने बताया कि गलियों को पक्का करवाएंगे, उनका भी एक विशेष व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा और कोई पॉइंट हो तो सर गांव के विकास के लिए? एक मेरे गांव में बच्चों के लिए लाइब्रेरी की बहुत सख्त ज़रूरत है। एक लाइब्रेरी हो और साथ में एक जिम हो गांव में ही, क्योंकि बहुत से बच्चे जिम में जाते हैं, सभी को या तो महेंद्रगढ़ जाना पड़ता है या मांडोला जाना पड़ता है। उनका जो आने जाने का टाइम है वो टाइम वहीं पे अगर वो खपत करें तो उन्हें टाइम और ज़्यादा मिलेगा। तो मेरे गांव में मैं चाहता हूं कि एक तो जिम और लाइब्रेरी, दोनों चीज़ इनकी और व्यवस्था करवाने की इच्छा है हमारी। जिम और लाइब्रेरी, ये सुविधा भी इस कैंडिडेट के द्वारा दी जाएगी। अनेक कैंडिडेटों ने जो जो अन्य मुद्दे थे गाँव वालों ने बताए, उन सभी के सामने हमने रखे और सभी ने आप इन सभी मुद्दों के ऊपर, 10 मुद्दे थे, 15 मुद्दे थे, इन सभी के सामने हमने रखे। अब फैसला आपको करना है कि किस कैंडिडेट में कितना दम है कि इन जो किए गए वादे हैं इनको पूरा कर पाएंगे। हमारा मकसद केवल एक ही है कि ये वीडियो आपके पास अपलोड रहे यूट्यूब, और जो भी कैंडिडेट इनमें लास्ट में चुना जाता है, यदि वो वादे के ऊपर खरा नहीं उतरता है तो उसके पास जा सकते हैं कि आपने ये बोला था उस टाइम। एक अध्यापक लोग हैं, पैसे से पत्रकार नहीं हम। हमारा कार्य केवल विज्ञापन है, सामाजिक कार्यों में हम रुचि लेते हैं, चाहे वो कार्य हमारे किसी भी इनकम स्रोत से संबंधित हो। जैसे हम कृषि के ऊपर काफ़ी वीडियोज़ बनाते हैं ताकि किसानों का एरिया है और उन्हीं को उसका लाभ मिल सके। तो जो भी सामाजिक कार्य हम उसमें रुचि लेते हैं। अन्य गांव के कोई भी उम्मीदवार यदि साझे तरीके से सभी उम्मीदवार आके मेरे को बोले कि हम जी इस तरह से इंटरव्यू कर सकते हैं, केवल हमें कॉल करें, स्क्रीन के ऊपर उनके हमारे जो नंबर है वो दिया। अन्य बात को बोलना चाह रहे थे? एक हमारे गांव में सबसे बड़ी दिक्कत आती है बुआई के टाइम पे लोगों को खाद नहीं मिलता। इसके लिए हम कुछ ना कुछ प्रबंध ज़रूर निकालेंगे। खाद के लिए हमारे ग्रामवासी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। बैंक में खाद आता है, एक गाड़ी आती नहीं, उससे पहले उठ जाती है। तो इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सर ये कार्य तो सरकार का होता है, बाकी आप स्टॉक वगैरह करेंगे या किस तरह से करेंगे वो तो आप अपने हिसाब से बता रहे हैं। अपने बेस पे कुछ ना कुछ करेंगे, उसके लिए अपने बेस पे कहीं ना कहीं से एडजस्ट ज़रूर करेंगे। तो एग्रीकल्चर से संबंधित भी इन्होंने ये बात बताई है। अब यदि इस कैंडिडेट में आपको दम दिखता है तो ये आपको आपका चुनाव चिन्ह बताएंगे और उसके ऊपर 2 नवंबर को आप बटन दबा के इस कैंडिडेट को विजयी बना सकते हैं। सर चुनाव चिन्ह अंजू का क्या है? चुनाव चिन्ह मेरा साइकिल है। ईवीएम मशीन पे मेरा पहले नंबर पे ही मेरा बटन है जो साइकिल का निशान है। यदि कैंडिडेट में दम दिखता है तो इनको विजयी बनाए। ये बोल रहे हैं कि यदि मेरे में ऐसा है कि मैं कुछ कर सकता हूँ गांव के लिए तो ही मेरे बटन को दबाएं। आपको दिखता है कि मेरे में दम है और मैं गांव के लिए तत्पर तैयार रहूँगा तो आप मेरे को
वोट दें। अन्य कैंडिडेट्स का भी आप वीडियोस देखें। आपकी जो ग्राम सभा है गांव कुरावटा की, जो वोटर्स है उनका ध्येय किसके प्रति है। लगातार इस चैनल को प्यार देते रहें। वीडियो को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य जो सरपंच है वो भी अपना एजेंडा इसी तरह रखें। उनको एक सीख जाए कि चुनाव से पहले आपने जो बोला था वो आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे।